हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी शादी उत्तर प्रदेश के एक गांव में हुई है जो झांसी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे सास ससुर की मौत कई सालों पहले ही हो चुकी है। मेरे सास ससुर की मौत के बारे में गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले ज़मीन में गड़े धन को पाने के लालच में एक बच्चे की बलि दी थी और उस बच्चे की मौत के बाद उसकी आत्मा ने मेरी सास ससुर को मार दिया था। जब मैंने गांव वालों से ये सब बातें सुनी तो शुरू में मुझे ना बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन की घटना ने मुझे इस बात को सच सामने मानने पे मजबूर कर दिया। आज से 4 साल पहले मैं और मेरे पति दोनों अपने सास ससुर के घर में उनकी बरसी करने गए थे। हमने वहाँ खाना बनाया और कुछ लोगों को भोजन करवाया। उस दिन हम काफ़ी थक गए थे और जब हम रात को सोने के लिए छत पर जा रहे थे तो तभी मेरे पति कुछ अजीबोगरीब आवाज़ों से बड़बड़ाने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा बोल रहा हो। मैं काफ़ी घबरा गई थी और फिर मेरे पति बच्चे की आवाज़ में मेरे सास ससुर के द्वारा 25 साल पहले उसकी बलि की पूरी कहानी सुनाई। मैंने डरते डरते पूरी कहानी सुनी और समझ गई कि वो मेरे पति के शरीर में उस बच्चे की आत्मा आ गई है। मेरे पति के शरीर में घुसे उस बच्चे की आत्मा ने उसके घर का पूरा पता बता दिया और वो बिल्कुल सही था। उस घटना के बाद 2-3 बार फिर मेरे पति के शरीर में वो आत्मा घुस जाती और उसकी मुक्ति के लिए गया ले जाने को बोलता था। उन 2-3 घटनाओं के बाद कभी उस घर में वापस नहीं गए। उस गांव में वो घर आज भी वीरान पड़ा है और पिछले 20 सालों में वहाँ कई मौतें हो चुकी हैं। वो आत्मा कहती है कि ये घर अब उसका ही है। जब भी हमारे गांव का कोई हमारे यहाँ आता है तो हर बार नई घटना सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। गड्ढों से अटी पटी कच्ची सड़क पर बुरी तरह हिचकोले खाती और पीछे धूल का बादल छोड़ती हुई बस आखिर में भोपालपुर के बस अड्डे पर आकर रुकी। बस का यह अंतिम पड़ाव था और इसे यहीं पर रात भर रुकना होता था। अशोक ने अपना सामान समेटा और नीचे उतर गया। सामान के नाम पर कंधे पर लटका कर चलने वाले एक बड़े बैग के सिवा और कुछ नहीं था। नवंबर का प्रथम सप्ताह चल रहा था और 4 दिन बाद ही दीपावली का त्यौहार आने वाला था। नीचे उतरते ही ठंडी हवाओं का एक झोंका आया और बदन को कंपा गया। उसने अपना स्वेटर ठीक किया और मफलर फंसा और बैग को कंधे पर लटकाते हुए आसपास के मुआयना किया। अपनी कलाई की घड़ी की ओर देखा, पर रात के अंधेरे की वजह से वह समय नहीं पढ़ पाया। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 8 से ऊपर तो हो ही गया होगा। कुछ ही कदमों की दूरी पर विमला का पान ठेला था। कुछ समीप जाकर उसने पान ठेले की दीवार पर टंगी दीवार घड़ी के डायल पर कांटों की स्थितियां देखीं। 8:15 हो चुके थे। गांव देहात के हिसाब से काफ़ी रात हो चुकी थी। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर सुनसान और जंगली रास्तों पर पैदल चलकर गांव तक पहुँचना आसान काम नहीं था। अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब कोई हमसफ़र भी ना हो और रास्ते पर एक बरसाती नाला पड़ता हो जिसमें अभी भी घुटने तक का पानी बह रहा होगा और एक मरघट पड़ता हो जहां महीनों 2 महीनों में एक ना एक चिता ज़रूर जलाई जाती हो और जिसके बारे में भूत प्रेत और
बड़ा राक्षसों से संबंधित अनेक डरावनी कहानियाँ प्रचलित हों। उसे रघुनाथ पर क्रोध आया। हमेशा अपनी साइकिल लेकर सेवा में उपस्थित रहने वाले रघुनाथ ने आज अच्छा धोखा दिया था। रघुनाथ उसी के गांव का रहने वाला और उसके बचपन का दोस्त था। अशोक पढ़ लिख कर शिक्षक बन गया था, परंतु रघुनाथ अपनी गरीबी की वजह से प्राइमरी से अधिक पढ़ नहीं पाया और गांव में ही किसानी और मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है। बहुत मेहनती, निडर और बहुत ही जिंदा दिल इंसान है वो, और बहुत रोचक बातें करता है। उसे 25 लोक कथाएँ याद हैं, भूत प्रेत की 10 कहानियाँ भी उसे याद हैं। गांव और आसपास की घटनाओं की अनेक रोचक संस्मरण भी याद है। उसे कहानियाँ और घटनाओं को प्रस्तुत करने का उसका अपना ही अंदाज है। अंदाज ऐसे कि काल्पनिक बातों को भी आप यथार्थ मानने के लिए मजबूर हो जाएं। मज़ेदार इतनी कि हंस हंस कर आप लोटपोट हो जाएं। उसके साथ रहकर, उसकी बातें सुन सुनकर कभी कोई बोरियत महसूस नहीं कर सकता। उनकी बातें सुनने के लिए तरसते हैं लोग। उनके साथ में होने से समय कैसे कटता है, रास्ता कैसे कटता है, पता ही नहीं चलता। पर आज अशोक को अकेले ही रास्ता तय करना था। उन्होंने बैग को कंधे पर लटकाया, गणमाता मैया को मन ही मन स्मरण किया और छोटी सी यह यात्रा सुकसल पूरी हो जाए, इसके लिए मनौती मांगी और अंधेरे सुनसान कच्ची सड़क पर गांव की ओर चल पड़ा। जंगल तो अब कट चुके थे। जंगली जानवर के नाम पर अब तो एक लोमड़ी भी दिखाई नहीं देती। इनका कैसा डर। रह गई बात शमशान से वाबस्ता लोगों के बीच प्रचलित भूत प्रेत की घटनाओं की, सो ये भी निरा काल्पनिक बातें ही होती हैं। चलते चलते अशोक को पिछली बार की बातों का स्मरण हो गया। एक बार जब ऐसे ही रात में रघुनाथ उसे लेने आया था, तब उसने कहा था, अशोक गुरुजी, भूत प्रेत का होते जी कोनो देखे है का, सब बनावल बात है। अशोक ने कहा था, पिछले साल भोलापुर की मंडाई के दिन मरघटी के सेमल पेड़ पर रात भर टुनही बरती रही। भय के मारे गांव का कोई भी आदमी उस दिन नाचा देखने नहीं जा रहा था। तुम कहते हो कि ये सब काल्पनिक बातें हैं। अशोक की बातें सुनकर एक लंबा ठहाका लगाया था और काफ़ी देर तक हंसता रहा। रघुनाथ अशोक ने कहा, अबे फेंकू, इसमें इतना हंसने की क्या बात है। सब जानते हैं इस घटना के बारे में कि सेमल की पेड़ पर उस रात घंटे भर तक टुनही बरती रही। आग के गोले उसके मुंह से निकल कर टपकते रहे और तू हंसता है। अरे मितान पेड़ तीर जाके भला कोनो देखिन का जिन्स हबरत है। दृक्ष ले देख के बोला, टुनही कहीं दिन। हंसते हंसते रघुनाथ ने कहा। अशोक ने कहा था, वाह, ऐसे बोल रहे हो कि केवल तुम ही इसकी हकीकत जानते हो। रघुनाथ बोला, आऊँ नहीं तो का। और फिर टुनही बरने की इस घटना के पीछे की हकीकत जो उन्होंने बताई तो हंस हंस कर अशोक का भी बुरा हाल हो गया। दरअसल उस रात लोगों को डराने के लिए इन्होंने ही साइकिल की एक पुरानी टायर को जलाकर पेड़ पर लटका दिया था। अशोक ने कहा, सो तो ठीक है, मेरे साथ भी एक अजीबोगरीब घटना घटी है। बताओ भला वह क्या था। रघुनाथ ने आतुरतापूर्वक पूछा, का है। अशोक ने अपने हाथ घटित उस अजीबोगरीब घटना के बारे में बताना शुरू किया। जिस गांव में मैं पदस्थ हूँ, वहाँ शाला परिसर से लगा हुआ ही शिक्षकों के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं। अहाता विहन इस परिवार के सामने की ओर खेल का बड़ा सा मैदान है, जहाँ
शाला लगने के दौरान बच्चे खेला करते हैं, बाकी 3 और खेत और झाड़ियाँ हैं। दूरस्थ अंचल स्थित पहुँच विहीन इस गांव में ताश की पत्तियां ही मनोरंजन का एकमात्र साधन होती हैं। मैं अविवाहित था। रात्रि भोजन के बाद अन्य शिक्षक साथी मेरे ही क्वार्टर में ताश खेलने के लिए जुट जाते थे। सितंबर अक्टूबर का महीना रहा होगा। एक तो आसमान में हल्के हल्के बादल थे और अमावस की रात थी। बाहर अंधेरा कुछ अधिक ही घना था। झाड़ियों की ओर खुलने वाली खिड़की के पास ही मेरा बिस्तर लगा हुआ था, जिसमें बैठकर हम 4-5 मित्र की धुंधली रोशनी में ताश खेल रहे थे। ताश की पत्तियों को व्यवस्थित करते हुए मैंने बीड़ी की गड्डी में 4 बीड़ियाँ निकालकर माचिस से सुलगाई और साथियों की ओर बढ़ा दिया। हम सब बीड़ियाँ का कश लेने लगे। एक मित्र ने कहा, अबे तुम ही लोग पियोगे, मुझे नहीं दोगे? मैंने कहा, अभी तुझे भी तो दिया है, मजाक क्यों करता है? लेकिन सच यही था कि उसने बीड़ी नहीं ली थी। हमें आश्चर्य हुआ कि आखिर वह चौथी बीड़ी गई कहाँ, किसने ली? हमारी दिनचर्या और आदतें रूट होकर मशीनी हो जाती हैं। अगले दिन फिर वही महफिल सजी। मैंने फिर बीड़ी सुलगाई, लेकिन उस दिन मैं चौंकता था। बीड़ी बांटते वक्त मैंने बराबर निगरानी कर रहा था और कल वाली चालाकी को पकड़ना चाहता था। बाकी तीनों साथी इन बातों से बेखबर थे। वे अपने अपने पत्तों में व्यस्त थे। तभी एक हाथ पहाड़ी की तरफ वाली खुली हुई खिड़की से अंदर आया। जाहिर था कि उसे भी बीड़ी चाहिए थी। आश्चर्य के साथ मैंने खिड़की से बाहर खड़े उस आदमी की ओर ध्यान केंद्रित किया। बाहर अंधेरा घना था और कमरे के अंदर जल रहे लालटेन की पीली मध्यम रोशनी में उस व्यक्ति को पहचानना संभव नहीं था। लेकिन सहसा उसके चेहरे पर जलती हुई दोनों आँखों को देखकर मैं एक बारगी काँप गया। मैंने उसके हाथ पर सुलगी हुई एक बीड़ी रख दी। बीड़ी लेकर वह हाथ और जल्दी हुई दोनों आँखों गायब हो गईं। स्कूल के आसपास रात में किसी जिन की उपस्थिति की चर्चा गांव में अक्सर होती रहती थी और इसी भय के चलते अंधेरा घिरने पर लोग इधर जाने से डर जाते थे और अक्सर हम लोगों को भी इस संबंध में हिदायतें देते रहते थे कि खिड़की के अंदर बीड़ी के लिए आए किसी हाथ और बाहर उसके चेहरे पर जलती हुई दोनों आँखों को देखकर मैं मस्तिष्क में उसी जिन का भय घर कर गया। मित्रों के अंदर भी यह भय व्याप्त न हो जाए, इसलिए उस वक्त इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। उसके बाद जिन के भय से उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। रात में ऐसी वैसी और कई घटना नहीं घटी। सुबह मित्रों से मिलने पर सबसे पहले मैंने इसी बात का जिक्र किया और एक दिन पहले बीड़ी गायब होने के रहस्य पर से पर्दा उठाया। मित्रों के चेहरों पर भय की रेखाएं साफ दिखने लगी थीं। काफ़ी सोच विचार करने पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब बात 4 के बीच हो रही है, इस घटना का जिक्र और किसी से न किया जाए, क्योंकि पहली बार गांव के लोग पहले ही इस स्कूल परिसर के आसपास इस तरह की घटना पर विश्वास करते आ रहे हैं। इससे उनका विश्वास पक्का हो जाएगा। अपने अंधविश्वास के चलते वे स्वाभाविक रूप से भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले होते हैं। इसलिए इससे गांव में दहशत फैलने में समय नहीं लगेगा, या फिर दूसरी बात हो सकती है, हमें डराने के लिए किसी ने शरारत किया हो, और यदि ऐसा हुआ तो हम सब उपहास का पात्र बनेंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले घटना की हकीकत समझना ज़रूरी है। घटना की हकीकत समझने के लिए अगली रात हम लोग पूरी तैयारी से बैठे। अन्य दिनों की तरह ही हमने खिड़की खोल दी। रोशनी की कमी को पूरा करने के लिए लालटेन की संख्या बढ़ा दी। जैसे ही मैंने बीड़ी जलाई, खिड़की से वह हाथ फिर अंदर आया।
हम सबकी निगाहें खिड़की के बाहर खड़े उस व्यक्ति के चेहरे पर जम गई। काले खुरदुरे चेहरे के बीच उसकी जलती हुई आंखें देखकर हमारे शरीर पर भय की झुर्री दौड़ गई। रोए खड़े हो गए। एक ने टॉर्च उठा ली। तुरंत मैंने उसे मना कर दिया। बीड़ी लेकर वह चला गया। अब तो रोज़ इस घटना की पुनरावृत्ति होने लगी। लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। उस दिन हमारा एक साथी किसी काम से बाहर गया हुआ था और हम 3 लोग ही ताश खेल रहे थे। सहसा हुआ झोंके की तरह वो आदमी खिड़की से होकर अंदर आया और चौथे साथी की जगह पर बैठ गया। सामान्य व्यक्ति इस तरह खिड़की से होकर अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसके चौखटे पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी हुई थीं। इसके शरीर पर सफ़ेद वस्त्र थे जो मटमैला हो गया था। आँखों रोज़ की तरह जल रही थी। इतना तो तय था कि वह मानो कोई इंसान, मानवेतर प्राणी था और कम से कम इस गांव का रहने वाला नहीं था। अब तक उसने हम में से किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसकी ओर से हमारे अंदर का भय काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका था। फिर भी इस घटना के लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था और एक बार फिर हम सब अंदर तक कांप गए। डर के कारण हम बोल भी नहीं पा रहे थे। अगली बार उसे भी पत्ते बांटे गए। मैंने बीड़ी सुलगाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, आ गए काका। मेरी बातों का उसने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव आए। उस रात हमने अपना खेल जल्दी ही समेट लिया। वह व्यक्ति किसी से बिना कुछ कहे उसी खिड़की के रास्ते बाहर चला गया। उसने अब तक हमसे किसी को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया। फिर भी इस तरह की घटना का जारी रहना उचित नहीं था। अगले दिन इसी समस्या को निजात पाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया। आखिर में यह जाहिर हुआ कि वह कोई मानव प्राणी नहीं था, पर स्वभाव से भला था। गांव वालों के अनुसार कुछ सालों पहले गांव के किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो गई थी। उसी की आत्मा आसपास भटकती है। यह वही हो सकता है। अंतिम निष्कर्ष में यह निकला कि उसे बीड़ी पीने की आदत है और बीड़ी की चाह में हम आता है। एक मित्र ने कहा, उसे नाश का भी शौक़ है। आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, वह खिड़की के बाहर से ही हमें ताश खेलते हुए देखता रहता है। एक मित्र ने उपाय सुझाया कि किसी तांत्रिक की मदद ली जाए और परिसर के चारों ओर तांत्रिक सुरक्षा कवच का घेरा बनवा दिया जाए। मैं तांत्रिक के पक्ष में नहीं था, क्योंकि स्कूल परिसर में इस तरह की हरकत से पढ़ने वाले बच्चों की मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता और प्रशासन को इसकी भनक लगने से हम पर कार्रवाई भी हो सकती थी। अचानक मेरे मन में एक उपाय सूझा। मैंने कहा, क्यों न आज हम उस व्यक्ति की समाधि पर बीड़ी का कट्टा और माचिस अर्पित करके हाथ जोड़ लें। तीनों मित्र मेरे इस उपाय पर सहमत हो गए। दूसरे ने कहा, साथ में ताश की एक गड्डी भी रख देंगे। इस सुझाव पर भी हम सब सहमत हो गए। शाम को हमने ऐसा ही किया। हमारी तरकीब काम कर गई। उस रात वो नहीं आया। हमने राहत की सांस ली। एक मित्र ने तर्क दिया कि बीड़ी खत्म होने पर वो फिर आ सकता है, इसलिए बीड़ी चढ़ावे का यह काम हमें बनाए रखना चाहिए। उसका यह सुझाव भी मान लिया गया और रोज़ शाम उस समाधि पर बीड़ी और माचिस चढ़ावे का काम शुरू हो गया। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने हमें उस समाधि पर बीड़ी चढ़ाते हुए देख लिया। उसने इसका कारण पूछा। विवश होकर उस दिन हमने उसे पूरी घटना के बारे में बता दिया। बात गांव भर में फैल गई और उस दिन से उस समाधि पर गांव वाले भी बीड़ी माचिस चढ़ाने लगे। उसे हमने फिर कभी नहीं देखा। रघुनाथ अशोक की बातों को पूरी समय तक पूरी एकाग्रता से
सुनता रहा। घटना सुनाते के बाद अशोक ने पूछा, बताओ भला यह क्या है। रघुनाथ ने कहा, लोगन रघुनाथ ल गप्पी कही थे, तैं ह कब ले गप मारे के शुरू कर देस। अशोक ने कहा, यह गप्पेबाजी नहीं है, हकीकत है। तब तक वे लोग घर पहुंच गए थे और बात वहीं अधूरी रह गई थी। बीच में पड़ने वाले नाले के पास पहुंचकर अशोक के विचारों का क्रम टूटा। अंधेरा पच्छ चल रहा था। अंधेरा घना था, परंतु उसके पास टॉर्च भी और उसे नाला पार करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। नाला पार करने के बाद अशोक यादों में खो गया। रघुनाथ जब पिछली बार उसे गांव से भोलापुर छोड़ने आया था, तब उसने पूछा था, अब तो दिवाली तिहार आने वाला है, के तारीख के अबाबे बता दे रहा, तोला लेगे बर आ जाऊं। अशोक ने कहा था, अबे गप्पू, दिवाली तिहार अभी 1.5 महीना बचा है। पर हाँ, इस साल तिहार के दिन हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे। नंदगांव से लाऊंगा तेरे लिए और मेरे लिए जीन्स और टी शर्ट बिल्कुल एक जैसा। कपड़ा लाबे कि झन लाबे, मिठाई जरूर लाबे भाई। नंदगांव के मिठाई है गजब सुहाथे, रघुनाथ ने कहा था। चलते चलते अशोक ने बैग में टटोला, कपड़े भी थे और मिठाइयाँ भी थी। दूर से ही शमशान में दहक रहे चीते की अंगारों को देखकर अशोक का मन खिन्न हो उठा। गांव में आज फिर किसी की मौत हो गई थी। भरी दिवाली में पता नहीं किस परिवार के ऊपर ये आफत आई थी। शमशान के नज़दीक पहुंचने पर चिते पर दहकते अंगारों को पीली रोशनी में उसने देखा। बीच सड़क पर कोई आदमी खड़ा है और नज़दीक पहुंचने पर अशोक ने उसे पहचान लिया। वह रघुनाथ ही था। अशोक ने सोचा, किसी वजह से उसे लेट हो गया होगा और वह भोलापुर तक नहीं पहुंच पाया होगा। उसने राहत की सांस ली और घर पहुंचने पर माँ की डांट से अब वह बच सकता था। रात में इस तरह अकेला आने पर अशोक को हमेशा माँ की डांट खानी पड़ती थी। अशोक ने कहा, अबे गप्पू, आज लेट कैसे हो गया? तेरी साइकिल कहाँ है और तूने अपने ये कैसी हालत बना रखी है? इतनी ठंडी में केवल गमछा लपेट कर चला आया है। उसने कई जवाब नहीं दिया। बड़ी बीड़ी सुलगाकर अशोक ने उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने चुपचाप बीड़ी ले ली और कस खींचने लगा। उसने फिर हाथ बढ़ाया। अशोक समझ गया, अब उसे मिठाई चाहिए थी। उसने टटोल कर बैग से मिठाइयाँ का डिब्बा निकाला। डिब्बा उसके हाथों में देते हुए उसने कहा, अब कपड़े मत मांगना, वह तो तिहार के दिन ही मिलेंगे। चलते हुए अशोक ने कहा, अब चलो भी यहाँ खड़े रहोगे क्या? उसने कुछ ही नहीं कहा और चुपचाप अशोक के पीछे पीछे चलने लगा। उसकी चुप्पी और आज अशोक को हैरत हो रही थी। चलते चलते उसे बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन जल रही चिता किसकी है, फसल कैसी है, पर उसने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। केवल अशोक ही बकबक किए जा रहा था और वह चुपचाप सुने जा रहा था। उसकी चुप्पी पर अशोक को गुस्सा आ रहा था। उसे डांटने के लिए उसने अगल बगल देखा। अशोक को आश्चर्य हुआ, पता नहीं वो कब और कहाँ गायब हो गया था। घर पर अशोक की ही प्रतीक्षा हो रही थी। पहुँचते ही माँ की डांट शुरू हो गई कि इतने बार कहा है, रात निकल अकेले मत चला करो। अशोक ने कहा, अकेला कहाँ था माँ, रघुनाथ लेने आया था। रघुनाथ का नाम सुनते ही माँ नर्म हो गई। उसने कहा, कबार लबारी मारथस रे बाबू, वे बेचारा अब कहाँ ले आई, का हो गए है रघुनाथ ल, अभी तो मोर संग माँ आइस है। अशोक ने कहा, मरघटी पर चिता बरत दोही नहीं देखस बेटा। माँ ने लगभग रोते हुए कहा, तो क्या वो चिता रघुनाथ की है?
अशोक सहम गया। उसको सहसा विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर पहले देखा हुआ उसका खुला बदन मैंने और भावशून्य चेहरे पर उसकी जलती हुई आँखें उसकी नज़रों में कौंध गई। निडाल होकर वह कुर्सी पर पसर गया। आँखों से आंसू बहने लगे। रघुनाथ के मरने की सारी कहानी माँ ने उसे सुना दी। दूसरे दिन सुबह अशोक ने भारी मन से उसके लिए खरीदी गई जीन्स और टी-शर्ट को बैग से निकाला और उसकी बुझ चुकी चिता के पास रख आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब